हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल कैपिटल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के कुछ और सेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर आए दिन लीगल जानकारी से रिलेटेड एक नया वीडियो ले करके आते रहते हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था सेक्शन 9 के सीआरपीसी के सेक्शन 9 के बारे में, सेशन न्यायालय के बारे में। तो आज हम उसी से आगे उसके आगे जो भी सेक्शन दिए गए हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपडेट की गई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज अपने टॉपिक पे, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 10, 11, 12, 13 के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 10 के बारे में, धारा 10 के बारे में। तो दोस्तों, इसमें धारा 10 में यही बताया गया है, सीआरपीसी के सेक्शन 10 धारा 10 में ये बताया गया है कि सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। दोस्तों, हमने इसके पहले बात किया था सेशन न्यायाधीश के बारे में, उसके बाद अपर सेशन न्यायाधीश के बारे में, उसके बाद सहायक सेशन न्यायाधीश के बारे में। तो इसमें जो है 10 में ये बताया गया कि जो सहायक सेशन न्यायाधीश होते हैं ये किसके अधीन होते हैं। जो सेशन न्यायाधीश होते हैं वो तो हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। हमने तो आपको पिछले वीडियो में ये बताया था, लेकिन आज हम जानेंगे कि जो सहायक सेशन न्यायाधीश होते हैं किसके अधीन होते हैं। इसके सबसेक्शन फर्स्ट में लिखा गया है वेयर एक्ट के अनुसार कि सब सहायक सेशन न्यायाधीश, जितने भी सहायक सेशन न्यायाधीश होते हैं उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। जितने भी सहायक सेशन न्यायाधीश होते हैं वे उसी न्यायालय के अधीन होंगे, वे उसी सेशन न्यायाधीश के अधीन होंगे जिनके न्यायालय में वो अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। जिनके न्यायालय में वो अपने कार्य को करते हैं वो उसी न्यायालय के अधीन होंगे। तो दोस्तों, इसके सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम समय समय पर बना सकता है। इसमें लिखा गया सेशन न्यायाधीश, कोई भी सेशन न्यायाधीश अपने सहायक सेशन न्यायाधीश जो रहेंगे उनके कार्य में, उनका जो भी कार्य है उसके वितरण में वो चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। उनको कभी कोई दूसरा केस देखना होगा तो कभी कोई दूसरा केस देखना होगा, उसके मामले में वो बदलाव कर सकते हैं जो इस संहिता के अधीन दिए गए होंगे। तो दोस्तों, इसके सबसेक्शन 3 के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें लिखा गया है सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में, सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में, सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में, मान लीजिए सेशन न्यायाधीश अनुपस्थित है या कार्य करने की क्षमता नहीं है, मान लीजिए कोई होता नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई तबीयत खराब होना वगैरह, कुछ भी, तो वे अपने कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश ना हो, देखिए, वो कोई सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन पर अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, यदि कोई अपर या सेशन न्यायाधीश ना हो, मान लीजिए कि ये अपर न्यायाधीश भी नहीं है, सहायक सेशन न्यायाधीश भी नहीं है, तो क्या करेंगे, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है, जो कि हमने आपको सेक्शन 10 में बताया था इसके पहले। सेम इस सेक्शन में भी सबसेक्शन 3 में वही लिखा गया है। सेशन न्यायालय की अनुपस्थिति है तो वहाँ पे सहायक सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश कार्य करेंगे। मान लीजिए कि यदि इनकी भी अनुपस्थिति है, अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश की, तो जो है वो न्यायाधीश जो होंगे वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को कार्य को निपटाए जाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। और यह समझा जाएगा कि ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 11 के बारे में, धारा 11, जिसमें हमें न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। तो इसके पहले हम सेक्शन 9, जिसमें सेशन न्यायालय का उल्लेखित किया गया, उसको हमने समझ लिया। इसके बाद हमने सेक्शन 10 को समझ लिया, जिसमें सहायक सेशन न्यायाधीश का अधीन होना उल्लेखित किया गया है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 11 के बारे में।
जिसमें यह लिखा गया है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, मतलब जो भी न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे उनके न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो इसके सबसेक्शन को हम पढ़ते हैं पहले। इसमें लिखा गया है प्रत्येक जिले में, मतलब जो महानगर क्षेत्र नहीं है इसको छोड़ करके प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। मतलब हर एक जिले में अर्थात प्रत्येक जिले में उतने ही प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श लेकर के उसको जारी करेंगे। इसमें लिखा गया परंतु राज्य सरकार और उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले में या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है। इसमें दोस्तों इसका मतलब ये बताया है कि मतलब कोई भी राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श लेने के बाद जो है वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक या अधिक, मतलब या तो एक नियुक्त कर सकते हैं या एक से अधिक भी नियुक्त कर सकते हैं किसी विशेष मामलों के लिए। जैसे होता नहीं जुवेनाइल का कोर्ट, किशोर न्यायाधीश का जो किशोर न्यायालय होते हैं उसमें अलग मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं। तो जो किशोर, जैसे हो गया किशोर न्यायालय हो गया, उसके बाद इन सब न्यायालय के लिए वो एक कोई विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है, कर सकते हैं। तो उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी। मतलब वो जिस क्षेत्र में राज्य जो है हाई कोर्ट से परामर्श लेकर के नियुक्त करेंगे, एक हाई कोर्ट से परामर्श लेके नियुक्त करेंगे मजिस्ट्रेट को, उसी स्थान में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले में, मतलब कोई भी ऐसा मामला होगा उनके द्वारा वो विचारणा करने की अधिकारिता नहीं होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। मतलब जिन भी मामलों को विचारण के लिए कोई विशेष मजिस्ट्रेट अगर नियुक्त किया गया है, तुमने वो न्यायालय के नियुक्त मजिस्ट्रेट जो है अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस सेक्शन के सबसेक्शन में 2 में लिखा गया है ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मतलब जो भी ये विशेष न्यायालय नियुक्त किए जाएंगे, ये इनके जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों इसके सबसेक्शन 3 में लिखा गया है उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो, मतलब जब कभी हाई कोर्ट को कोई ऐसा आवश्यक प्रतीत होता है कि किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। मतलब जब कभी हाई कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत कोई भी अधिकारी है वह राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों ये हो गया सेक्शन 11। अब हम बात करेंगे कि सेक्शन 12 के बारे में, सीआरपीसी की धारा 12 के बारे में, जिसमें हमें ये बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। मतलब ये तो हो गया कि इसके पहले हो गया न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट जो प्रकार होते हैं वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में हमें सेक्शन 12 में बताया गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सेक्शन 12 के बारे में, जिसमें लिखा गया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसके सबसेक्शन 1 में लिखा गया है उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में, मतलब हाई कोर्ट जो है प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त करेगा। मतलब हाई कोर्ट जो है हर एक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं होंगे वहाँ पर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगा। इसके सबसेक्शन 2 में लिखा गया है उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तथ्य समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे होगी। मतलब कोई भी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, मतलब हाई कोर्ट द्वारा
यदि कोई भी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो उसकी नियुक्ति जो है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनकी नियुक्ति जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में हो सकती है। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। और ऐसे मजिस्ट्रेट को जो है इस संहिता के अधीन वो शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों इसके सब सेक्शन 3 के काम ए में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय आवश्यकतानुसार किसी उपखंड में या किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकता है और उसे धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है। इसके खामे लिखा गया है प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में, मतलब अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न होंगे उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेटों के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी जैसी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और वह उनका प्रयोग करेगा। तो दोस्तों इसमें जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनकी नियुक्ति जो है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में तभी की जाएगी हाई कोर्ट द्वारा जब किसी जिले के जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जो है कुछ अधिक कार्यभार हो जाता है और उनके द्वारा जो है जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रहेंगे उनके द्वारा जो है उस कार्य का अकेले जो है उनका संपादन, मतलब उनकी देखभाल करने, उस मामले को सुनवाई करने में असमर्थता यदि उपस्थित हो रही, मतलब कोई भी जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं उनके न्यायालय में, उनके कोर्ट में मामलों की संख्या बढ़ गई है और उनके द्वारा निपटाया जाना ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा निपटाया नहीं जा सकता, तो वो जो है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकते हैं। किसको? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को। तो दोस्तों ये हो गया सेक्शन 10, 11, 12।